चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और देश के ख्यातनाम ब्लॉगर एसपी मित्तल साहब। आज उनसे जानेंगे पत्रकारिता की उनकी जर्नी और ब्लॉग, किस तरह से उन्होंने ब्लॉग की शुरुआत की और आज ब्लॉग देश में काफ़ी भारी तादाद में उनके पढ़े जाते हैं। सर, पत्रकारिता की जर्नी की कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने जो अपना चैनल है उसका जो प्रोग्राम है चौपाल के नाम से, उसमें आपने मेरा चयन किया है। आपका बहुत बहुत आभार। जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, मेरा पत्रकारिता का सवाल है, तो जो मेरे पिता हैं स्वर्गीय श्री कृष्ण गोपाल जी गुप्ता, उनका एक अखबार पाक्षिक निकलता रहा है, भवक के नाम से निकलता रहा है। ये कहा जा सकता है कि उसी वक्त से क्या नाम से मेरी पत्रकारिता, जब से मैंने होश संभाला, जब से ये पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा। लेकिन जहाँ तक दैनिक पत्रों का, समाचार पत्रों का काम करने का मेरा हुआ है, तो जब 1982 में दैनिक पंजाब केसरी जब जालंधर के बाद दिल्ली से निकला, तो सबसे पहले मैं उसमें जाके संवाददाता बना। तो ये कहा जा सकता है कि जो मेरा पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया का जो लेखन रहा वो 1982 से शुरू है, जो आज तक लगातार जारी है। और इसके अंदर कई जो है वो उतार चढ़ाव आए हैं और अब तो कई क्या नाम से पत्रकारिता के स्वरूपों में बदलाव आए। काफ़ी आपने प्रिंट मीडिया में काम किया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आपके डिबेट में आप आते हैं। उसके अलावा अब आप जो ब्लॉग लिखते हैं, इसकी ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से हुई सर? इस ब्लॉग की शुरुआत इससे हुई कि मैंने शुरू में कुछ बहुत छोटे स्केल पर एक दो ब्लॉग लिखने की कोशिश की, तो फिर मुझे उसमें लगा कि इसमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि ये ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी अधिक लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम है ये। मैं अब है ना, पत्रकारिता का स्वरूप कई रूप से बदल गया है। जो पहले हम ये देखते थे कि अखबार पे हम डिपेंड रहते थे और अखबार हमको 24 घंटे बाद मिलता था, अगले दिन हमको सुबह अखबार मिलता था, तब हमको जानकारी होती थी। तो अखबार की जो निर्भरता थी उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने तोड़ा और आपको लाइव प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनलों पर देखने को मिले। तो उसके अंदर जो हम अखबार के लिए 24 घंटे का इंतज़ार करते थे, हमें तत्काल प्रभाव से वो जानकारी हमको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मिलने लग गई। लेकिन न्यूज़ चैनल में भी अपना ये है कि उनका एक संवाददाता होता है, फिर वो क्या नाम से अपनी खबर रिकॉर्डिंग करता है, फिर वो अपनी खबरें भेजता है। तो उसमें भी आपको 3-4 घंटे का समय यदि क्या नाम से दूर से हो रहा है तो लग ही जाता है। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है, मुझे लगता है कि ये बहुत क्या नाम से तेज़ गति से ये फैलता है। इधर घटना घटित होती है और उधर क्या नाम से सोशल मीडिया पे यदि कोई ब्लॉग, कोई वो डाल दिया जाता है, जैसे वीडियो डाल दिया जाता है या कोई ब्लॉग डाल दिया जाता है, तो वो बड़ा बहुत जाके वायरल होता है और वो फर्टाइल होता है। मेरा इसमें ये भी मानना है कि जो पत्रकारिता की जो विधा है वो अलग अलग है। प्रिंट मीडिया की अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अलग है और अब सोशल मीडिया की अलग है। और यूट्यूब की विधा भी क्या नाम से पत्रकारिता की, मेरा ऐसा मानना है कि वो अलग है। जो लेखन है वो भी अलग अलग है। प्रिंट मीडिया में खबर लिखने का एक अपना तरीका है। उसके बाद में जब न्यूज़ चैनल की हम बात करते हैं, जो प्रिंट मीडिया का जो रिपोर्टर है उसको तो पूरी खबर को लिखना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा, सब कुछ जो उसकी जो प्रक्रिया है उसको अपनाना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें आपने एक वीडियो खींचा और आपने वीडियो को चला दिया, तो आपको लिखने से ज़्यादा लोगों को वो दृश्य देखना पड़ता है कि ये पूरा वीडियो सामने हमारा आ रहा है, तो उसके अपने आप उसमें खबर समझ में आ जाती है। इसी प्रकार हम यूट्यूब चैनल का भी देखते हैं कि अब चूँकि क्या नाम से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ज़माना आ गया है और सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हम क्या नाम से यूट्यूब को भी देखते हैं, हम ट्विटर को भी देखते हैं, हम फेसबुक को भी देखते हैं, हम फेसबुक पेज को भी देखते हैं और भी बहुत सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप अपने विचारों को अधिक से अधिक पहुँचा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो सोशल मीडिया है उसकी भूमिका पत्रकारिता के बजाय ज़्यादा जो है वो आपको सूचना प्रेषित करने में होती है। आप प्रिंट मीडिया के दौर में रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आपने, अब आप सोशल मीडिया पे हैं। सबसे ज़्यादा मारक क्षमता किसकी आप मानते हैं और मकबूलियत किससे मिली आपको? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए क्या होता है कि जहाँ तक प्रिंट मीडिया का सवाल है तो हम उसको ये मान के चलें कि मैंने जैसे भास्कर अखबार में भी काम किया, मैंने पंजाब केसरी अखबार में काम किया, मैंने राष्ट्रदूत में काम किया, मैंने और दूसरे देश भर के क्या नाम से अखबारों में काम किया। मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया का जो दायरा है
वो काफ़ी कम है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर न्यूज़ चैनल सबसे महत्वपूर्ण रहा, और न्यूज़ चैनल के अंदर हम देखते हैं कि अब चूँकि राष्ट्रीय चैनल है, उसके बाद प्रादेशिक चैनल है, मुझे लगता है कि अभी कोई जिला स्तर पर कोई चैनल तो सैटेलाइट चैनल नहीं है, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर सैटेलाइट चैनल बहुत सारे हो गए, तो वो उनका अपना एक स्वरूप है। और जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का अपने आप में बहुत बड़ा उनका साम्राज्य है। और जो जहाँ तक आपने ये पूछा कि मुझे सबसे ज़्यादा ख्याति कहाँ से मिली, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा ख्याति यदि कहीं से मिली तो वो सोशल मीडिया से मिली। उसका एक कारण ये रहा कि सोशल मीडिया पर मैं अपने मूल विचार प्रकाशित कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के अंदर हमारी बंदिशें थी, अखबार का जो मालिक था, अखबार का जो मैनेजमेंट था, वो तय करता था कि क्या प्रकाशित होना चाहिए और क्या प्रसारित होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो मेरे विचार लोगों तक पहुँचते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं लिखता हूँ उसको देश ही नहीं बल्कि जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी उसको पढ़ते हैं, और इसीलिए मुझे क्या नाम से आज देश भर में बड़ा मान सम्मान मिला है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप जो समूह जो बने हुए होते हैं, सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं, वो मुझे देश भर के लोगों ने मेरे को जोड़ रखा है, और मुझे क्या नाम से इसीलिए 2 या 3 फ़ोनों के माध्यम से उन सब व्हाट्सएप ग्रुपों में खबर है। इतने सारे मेरे पास हज़ारों की संख्या में मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, लेकिन मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन नहीं हूँ। पत्रकारिता में आप किसे आदर्श मानते हैं? क्योंकि आपकी लंबी पत्रकारिता हो चुकी है, कहीं ना कहीं से तो आपने शुरुआत की है, तो कौन आपका आदर्श है? पत्रकारिता में मेरे आदर्श मेरे पिता ही हैं, जो क्या नाम से बरसों तक अपना अखबार निकालते रहे। उन्होंने पाक्षिक के रूप में शुरू किया था और पाक्षिक के उसमें क्या नाम से वो निकालते रहे। तो मैंने जो पत्रकारिता की ABCD सीखी, और जो मैं इसको बात को कहने में कोई मुझे ऐतराज़ नहीं है कि जो पुराने लोग पीढ़ी के लोग थे वो पत्रकारिता को एक सिद्धांत के रूप में देखते थे, एक मिशन के रूप में देखते थे, और उनका लिखा हुआ एक एक शब्द जो है वो क्या नाम से मारक होता था। सरकार भी उसको मानती थी, चाहे अखबार साप्ताहिक हो, चाहे पाक्षिक हो, चाहे मासिक हो, चाहे दैनिक हो, लेकिन अखबार में छपी हुई खबर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। आपके ब्लॉग धारदार होते हैं, कभी ऐसा कोई कॉल आया जो धमकी भरा हो? इमरान भाई, आप ये मान के चलिए कि मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, मुझे बहुत सारी धमकियां भी मिलती हैं, लेकिन मैंने आज तक भी कभी इस मामले में पुलिस को सूचित नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे पता है कि जब मेरे लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं तो कुछ लोग मेरे लिखने से नाराज़ भी होंगे। तो नाराज़गी मैं उनको स्वीकार करता हूं, और उनके जो मेरे साथ वो कभी मोबाइल पे यदि मान लो अभद्र व्यवहार भी करते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिखे हुए का असर हुआ है। आपने काफ़ी तादाद में तकरीबन कितने ब्लॉग लिख दिए होंगे सर आपने? मैंने अभी तक करीब 9000 से ज़्यादा ब्लॉग लिखे। 9000 ब्लॉग्स में कई ऐसे ब्लॉग्स आपके हैं जिनसे लोगों को राहत पहुंची है। तो जब इस तरह की मदद लोगों को पहुंचती है तब आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इस बात की कोशिश करता हूँ कि यदि मेरा ब्लॉग किसी के काम आ सके, किसी को राहत प्रदान कर सके, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे पास जैसे आप जब बीमार पड़े तो मुझे लगा कि हमारा एक पत्रकार साथी बीमार है तो उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। उसको मतलब कुछ लोग जाके कहें कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी स्वास्थ्य हो सकता है। मैंने कई ऐसे ब्लॉग लिखे हैं जिनका क्या नाम से असर हुआ है। मैं ख़ास तौर से मैं जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए भी लिखता हूँ, उसको राहत मिलती है। सरकार भी मेरा ब्लॉग पढ़ती है, दोनों सरकारें मेरा ब्लॉग पढ़ती है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, स्थानीय प्रशासन भी मेरे ब्लॉगों पर कॉग्निजेंस लिखता है। मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि धार्मिक, सामाजिक ऐसी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी लिखूं, और ख़ास तौर से जो क्या नाम से अपने स्तर पर जो गौशालाएं चलाते हैं उनके बारे में मैं लिखता हूं, ताकि जो गायों को ज़रूरत होती है, चारे की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो, और अभी चूँकि भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में गौशालाओं की स्थिति बहुत ख़राब है, गायों को पर्याप्त चारा भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास जो भी संपर्क मुझे करता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में लिख के उसको अधिक से अधिक राहत पहुँचाई जाए। प्रिंट मीडिया के दौर में बहुत कम मात्रा में पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में हर गांव में, हर गली में पत्रकार मिलते हैं।
उन तमाम पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इमरान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्या कि सोशल मीडिया की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए वो नहीं है। उसका कारण ये है कि कई बार होता है कि हम देशतापूर्ण तरीके से उन खबरों को एक्चुअली देशतापूर्ण खबर नज़रिए से हम उनको प्रसारित करते हैं, या हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, या सोशल मीडिया के दूसरे जो प्लेटफार्म पे उन पे डाल देते हैं। इसलिए सरकार भी बार बार कहती है कि सोशल मीडिया जो है वो विश्वसनीय नहीं है, उसमें कई बार भ्रामक चीज़ें आती हैं। मेरा ये मानना है कि जो पत्रकार इस सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है, उनको इस बात की ज़रूरत है कि वो इस सोशल मीडिया की विश्वसनीयता को बनाए रखें। कई बार सोशल मीडिया से उन्माद की स्थिति क्रिएट हो जाती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बात सही है कि क्या होता है कि जैसे प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे हम इसको बहुत साफ साफ शब्दों में कहें, जैसे अखबार है या न्यूज़ चैनल है। अखबार और न्यूज़ चैनल पे यदि कोई खबर प्रसारित होती है, प्रकाशित होती है, तो उसमें रिपोर्टर की जिम्मेदारी होती है, उसमें संपादक की जिम्मेदारी होती है, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है, और वो जिसने वो डाला है सिर्फ उसी की जिम्मेदारी होती है। और कई बार ये होता है कि जिसने वो पोस्ट किया उसके बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक दूसरे के बाद में उसका वायरल होता जाता है। अब हालांकि सरकार ने कई कानून बना दिए हैं कि यदि आप डालेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे, आप फॉरवर्ड करेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं सभी जो सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, उन सबसे मेरा ये आग्रह है कि यदि आप कोई भी वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी सत्यता को जांच लें, उसके बाद ही आप फॉरवर्ड करें। ऐसे यदि किसी ब्लॉग को आप फॉरवर्ड करते हैं तो पहले उसकी सत्यता जांच लेनी चाहिए। हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये वीडियो या ये ब्लॉग किसने डाला है और किसने लिखा है, उसके बाद ही हमको क्या नाम से आगे इसका फॉरवर्ड करना चाहिए। अभी पत्रकार संगठनों के कार्यक्रम आयोजित हुए, उनमें ग्रामीण पत्रकार काफ़ी मात्रा में शामिल हुए हैं। तो एक जिला हेडक्वार्टर पर पत्रकारों के लिए, जो ग्रामीण पत्रकार हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए ताकि उन पर अगर लोकल राजनेता या जो भी प्रतिनिधि है उनका प्रेशर आए तो जिला स्तर पर कोई हो उनकी सुनवाई करने वाला? आपने इमरान भाई ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो लोग न्यूज़ चैनलों में काम करते हैं और जो लोग अखबारों में रिपोर्टर हैं, काम करते हैं, असल में वो सोशल मीडिया पे जो लोग पत्रकार सक्रिय हैं उनको पत्रकार ही नहीं मानते। और जब कभी उनको मुसीबत आती है तो उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। मेरा इस मामले में ये कहना है कि संगठन का काम अपनी जगह है। सरकार क्या है, सरकार उसकी सुनती है जो अखबार में होता है, सरकार सोशल मीडिया वाले की नहीं सुनती है। ऐसी स्थिति में जो लोग सोशल मीडिया पे जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको एक तो अपने दम पे जर्नलिज्म करना चाहिए। दूसरा ये कि यदि कोई संगठन बनता है तो फिर वो एक संयुक्त रूप से संगठन बनना चाहिए और उसमें उनकी जो मारक क्षमता है उसका उनको ख्याल रखना चाहिए कि हम सब लोग मिल के ऐसा काम कर सकें जो सरकार पे दबाव बन सके। लेकिन उसके लिए मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि उसके लिए आपको अपनी विश्वसनीयता बनानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।